राधे राधे सर, और सभी को जय सिया राम। आपको पता ही है कि कल 22 जनवरी हमारे देश में राम आ रहे हैं। पर राम गए कहाँ थे, सवाल तो ये बनता है ना। राम गए कहाँ से? राम कहीं नहीं गए थे, राम वहीं थे। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, आप लोग इससे दूर रहिएगा, ठीक है। किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि राम सही हैं या राम गलत हैं, पॉलिटिशियन गलत हैं या सही हैं। सबको पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। अगर आपके दिल में राम है तो आप बिल्कुल निसंदेह राम की पूजा करिए। अल्लाह है, अल्लाह ही करिए, ठीक है। जो भी है, आप जिस धर्म से हैं आप अपने धर्म को मानिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी से उलझना मत। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे माहौल ऐसा बना हुआ है कि कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा है तो उससे लोग आके उसको गरिया रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही हो रहा है। देखिए, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इससे हमें क्या करना। अपन है स्टॉक मार्केट के आदमी, समझ रहे हो। तो अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि अपना स्टॉक सही है या गलत है, उसका फंडामेंटल सही है या गलत है। बात समझ रहे हो सर। अब भगवान राम सही हैं या गलत हैं, पॉलिटिशियन सही हैं या गलत हैं, राम गए कहाँ थे, आ कहाँ से रहे हैं। हमने तो बचपन से यही सुना है सर, हमारे दादा परदादा सब ने यही बताया है कि भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास गए थे और वहाँ से कुछ वापस आए थे 14 साल के बाद अपनी नगरी अयोध्या में, जहाँ उनका दीप जला के स्वागत किया गया। और उस दिन को आज हम दिवाली के तौर पे मनाते हैं, ऐसा ही सुना है मैंने तो बस। बट कुछ पॉलिटिशियन आए जिन्होंने हमें बताया नहीं नहीं राम तो अब आए हैं, हम लेके आए हैं उन्हें। तो ऐसा नहीं है, इस बहकावे मत आइए। भगवान राम को कोई नहीं लाया है, ओके। कहते हैं कड़ कड़ में राम, तो ऑब्वियसली राम हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह हैं, पर्याप्त हर जगह हैं भगवान श्री राम। तो आप अपनी मर्यादा मत लागिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टॉक के बारे में, ठीक है। भगवान राम आ रहे हैं तो कुछ पैसा भी तो आना चाहिए उनके साथ, लक्ष्मी जी भी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल आनी चाहिए। अब भगवान लक्ष्मी के बगैर राम के दीपक कैसे जलेंगे, सही है। अब एक ऑयल प्राइस 150 ऊपर पहुंच गया है, 120 चल रहा है, कहीं 150 चल रहा है, ठीक है। तो दीपक में तो ऑयल ही डलता है ना। तो ऑयल सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करनी चाहिए हमें, तो है कि नहीं सर। बट भगवान, मैं आपको सभी को बधाई देना चाहूँगा कि भगवान आप पे कृपा बनाए रखें, ओके सर। तो चलो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, एक स्टॉक के बारे में जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें कुछ क्वांटिटी में ऐड करने वाला हूँ अभी। उस स्टॉक का नाम है नेक्सुस सर्जिकल एंड मेडिकेयर, NEX, हाँ वही सेक्स वाली एक्स, US। और सर्जिकल तो पता ही है ना, पाकिस्तान को पहले थे उसके SURGICAL, ठीक है। तो नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट सेक्टर में 1992 जब हर्षद मेहता जी का कांड हुआ था ना, उस ज़माने में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मैं कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका देखिए अभी इस समय स्टॉक प्राइस चल रहा है 12 रुपये 20 पैसे। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 जनवरी 2024 हुआ है। भगवान राम की पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी ट्रेडिंग करती है, ठीक है, ओके सर। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के। देखिए कंपनी का मार्केट डेप्थ है वो है 6.5 करोड़ का, 6 करोड़ 70, ठीक है। तो इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है इस समय 12 रुपये 20 पैसे। इसका 52 वीक हाई था 17 रुपये 40 पैसे और लो है इसका 8 रुपये 10 पैसे का इस साल का। इसका PE रेशियो बहुत बढ़ा हुआ है, 44.70 का है। बुक वैल्यू 0.84 है, ठीक है सर। डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। ROI 86 से ऊपर निकल चुका है और ROE 64 पहुँच चुका है।
फेस वैल्यू 10 से ऊपर है, ये कहा जाता है जिसकी स्टॉक की फेस वैल्यू 10 से ऊपर होती है वो स्टॉक ठीक ठाक माना जाता है, बढ़िया नहीं माना जाता लेकिन ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, अभी स्टॉक का प्राइस आपको पता है। अब कंपनी के प्रोस की बात कर लेते हैं। कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। क्या है सर? ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। ठीक है सर। अब ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 14.6% अब ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द 14.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, अपनी बुक वैल्यू से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। अभी इस कंपनी ने क्या है कि 5 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ी थी इस कंपनी की, तो इस वजह से ना इसमें से प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग कम कर ली है, लेकिन फिर भी इसमें 20% प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है सर। अब इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है और मैं इस कंपनी में ना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है सर। ये कमोडिटी एंड टेक्नोलॉजिस्ट में काम करती है। ठीक है सर। अब इसकी बात करें हम इस कंपनी के बारे में तो क्या है सर? ठीक है सर, आपको पता है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। अब इसका टारगेट क्या बनेगा सर? कंपनी अपने आप को ना बाउंस बैक कर रही है, अच्छा बाउंस बैक कर रही है, और यह कंपनी का बाउंस बैक मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि इसका टारगेट, जो इसका टारगेट मैं देख रहा हूँ 12 रुपये से, मैं देख रहा हूँ 75 रुपये का। कंपनी 75 रुपीज़ कब पहुँचने वाली है? सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये रहेगा कि कंपनी ना 75 रुपये जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि जिस कंपनी का 12 रुपये स्टॉक प्राइस है वो कब तक जाएगी। तो देखिए, ये कोई मार्केट में डिसाइड करके पर्टिकुलर डेट कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक प्राइस कितने तक कहाँ पे जाएगा, कितने महीने में चला जाएगा, कितने दिन में चला जाएगा। बट एक प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से कंपनी अपने आप को ना रिवाइव करेगी, कहाँ से। तो देखिए, कंपनी बंद होने की कगार पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 1992 से कंपनी चल रही है और ऊपर नीचे होता रहता है सर। आप भी जानते हो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उस चीज़ से डरने की नहीं है। लेकिन हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है वो स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करके और चार्ट पैटर्न के जरिए करनी होती है। सबसे पहले ये देखना होता है कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ तो नहीं है। देखिए, जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है वो कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है। ऑब्वियसली सर, जब कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हो तुम लोग तो क्या करेंगे? देखिए, कंपनियों में बिजनेस का उतार चढ़ाव तो होता रहता है सर, बिजनेस का उतार चढ़ाव रहता है। आज आपका बेटा 5 साल का है और आपकी बात अच्छे से मानता है, लेकिन वही बेटा 15 साल का हो जाता है तो आपकी एक नहीं सुनता है ना। आज आपका बेटा 5 साल का है, आप दीवारों पे आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम लिखता रहता है, लेकिन 5 साल के बोलता है। जब वो कॉलेज चला जाता है, 25 साल का हो जाता है, तो बोलता है अरे हमारे पापा तो ओल्ड फैशन है। तो वैसे ही स्टॉक का होता है सर, कंपनी के ऊपर नीचे होता रहता है सर प्राइस, बट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कंपनी के काम की, कंपनी के स्ट्रगल की। देखिए सर, कोई भी ना कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना ना सेल्स ग्रोथ ना बढ़ाए। सेल्स ग्रोथ बढ़ाएगी, ऑब्वियसली बढ़ाएगी, और बढ़ा रही है 50। अब आप बताइए, 8 रुपये का लो मारा इसने, और अभी तुम्हारा समथिंग 12 रुपये के समथिंग अभी इसका स्ट्राइक प्राइस है 16-17 रुपये, वो चला गया इस साल, हाई 17 का है उसका, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया उसने पैसा। तो और अभी भी कंपनी में ना काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ये कंपनी। तो ऐसे स्टॉक्स में ना पैसा लगाना ना मैं प्रेफर करता हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये स्टॉक। अब आपको बात कर लेते हैं सर, आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है? तो देखिए सर, इसके ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मैं आपको ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से हमें स्टॉक चूज करना चाहिए और कहाँ पर जाकर हमें स्टॉक को एग्जिट कर देना चाहिए। आपको ना एक सच्चाई बताता हूँ मैं स्टॉक मार्केट की।
मेरे पास ना एक स्टॉक था सर। जब मैं स्टॉक मार्केट में बिगिनर था, जैसे आप लोग हो, उस हिसाब से मैं आया था स्टॉक मार्केट में पैसा लेके। तो उस समय मैं पैसा लेके आया था, तो मेरे पास ना कुछ ऐसा समथिंग 7 लाख के समथिंग फंड था। 7 लाख के फंड होने की वजह से मेरा स्टॉक मार्केट में ना फंड ना 1 महीने मैंने ट्रेडिंग किया सर, लॉकडाउन की बात है ये। और तो मैंने उसमें पैसा गवा दिया था सर 2.5 लाख रुपये। कितना? 2.5 लाख रुपये मैंने गवा दिया था 1 महीने के अंदर अंदर। दिमाग की बत्ती जल गई कि ये पैसा गया कहाँ। और ऑब्वियसली आप जानते हो मेरा मेन बिजनेस ट्रेडिंग का ही है, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ। वो बात अलग है, चेलीबाजी चलती रहती है, ठीक है, तो वो करते रहते हैं अपन, वो करनी भी चाहिए, पर अब वो बंद हो गई है क्योंकि अब छोड़ो, तुम क्या ही बता अपने दुख की कहानी, आप तो समझ ही सकते हो अपने हो, ठीक है। तो हाँ, अब बात कर, तो उस समय पे मैंने ना कुछ स्टॉक लिए थे, जिस मुझे ये पता चल गया था सर उस समय जब मेरा 2.5 लाख रुपया गया मार्केट में, तो मुझे उस समय एक बात मेरे दिमाग में ना जल गई थी, मेरे दिमाग की बत्ती, कि इसमें ऑप्शन करूँगा मैं तो कभी जीवन में पैसा नहीं बना सकता, कभी मैं जीवन में पैसा नहीं बना सकता हूँ। और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे स्टॉक मार्केट में रहना है, क्योंकि इसने मेरा पैसा ले लिया, मुझे पैसा चाहिए। मैं देखिए सर, ईमानदारी का छोड़ता नहीं हूँ, बेईमानी का खाता नहीं हूँ। तो मेरा पैसा इसने ले लिया, अब मेरे को गुस्सा आए, भाई मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम किसी ताकतवर से लड़ रहे हो, है ना, तुम किसी ताकतवर से लड़ रहे हो तो वहाँ तुम ताकत से नहीं लड़ सकते हो, दिमाग से लड़ना पड़ेगा। तो दिमाग लगाया मैंने भाई पैसा तो आना चाहिए वापस, वरना पैसा नहीं आया तो घर वाले जान ले लेंगे, भाई वो तो ताने सुनाएंगे ना पूरी ज़िंदगी। अब मैंने अगर दोबारा इसमें पैसा डाला, जिस चीज़ में जिससे मैंने पैसा गंवाया है, तो ऑब्वियसली सर हो सकता है मेरा 2.5 का 5 हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है ना सर। अब बताओ, यहाँ ट्रिलियन का व्यापार हो रहा है, वहाँ मेरे 8 लाख की 7 लाख की क्या ही वैल्यू है? कोई वैल्यू है? नहीं है। नॉट पॉसिबल कि मैं उससे पैसा रिकवर कर पाता। मेरे को ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया सर, मैंने ना स्टॉक चूज करना शुरू किए। स्टॉक कैसे चूज करना है कि मैंने पहले पढ़ा कि साले बड़े बड़े लोग ना ये अमीर कैसे बन गए, इनके पास करोड़पति कैसे बन गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब ऑप्शन में पैसा चला जाए। और पर्टिकुलरली पैसा ज़्यादा बोला जाता है तो सेलर कमाते हैं, और सेलर कमाते हैं तो सेलर के लिए चाहिए फंड ज़्यादा, क्योंकि 2 लाख के समथिंग लगता है एक लॉट में। जब साला ये 2 लाख रुपए लगा के एक लॉट में 3,000 रुपये कमा रहा है, तो या तो इसकी बुद्धि ख़राब है या फिर मेरी बुद्धि ख़राब है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि 2 लोग की तो बुद्धि ख़राब है ही, या तो इस बंदे की बुद्धि ख़राब है जो 2 लाख दे रहा है और 3,000 रुपये कमा रहा है। समझ रहे हो? 1% भी नहीं बन रहा है। और नहीं, और कभी कभी जा रहा है तो साला बड़ा जा रहा है, उसका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2,500 3,000 4,000 चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये गेम तो कुछ समझना पड़ेगा इसका है क्या। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ना बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टर थे तो उनको पढ़ा सर मैंने। तो मुझे एक बात निकल के आई मेरे दिमाग में कि ये साले सब के सब जितने भी आज करोड़पति बने बैठे हैं, 1000 करोड़पति, 100 करोड़पति, 5,000 करोड़पति, ये सब पैसा इन्वेस्ट करके बने हैं। ये सारे लोग इन्वेस्ट करके बैठे, और इन्होंने कभी भी उस कंपनी को चूज नहीं किया इन्वेस्ट करने के लिए जिसका प्राइस ऑलरेडी हाई है। इन्होंने हमेशा मिड कैप या फिर पेनी स्टॉक्स को ही चुना, और वो स्टॉक आज इनके टाइटन 5,000 है, रिलायंस हमारा 2,600 है, HDFC बैंक 30 रुपये से है, 1,700 रुपये है। समझ रहे सर? लेकिन मैं कहता था कि इन्होंने ना ये पता कैसे किया कि इतने दिन तक रुकना है इसमें। तो उसका जवाब मुझे मिला सर कि इन्होंने ना ये कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इस कंपनी से निकलना है। इन्होंने टाइम पे टाइम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहे, और जैसे ही फंड डबल हुआ ये अपना एग्जिट कर लेते थे, बट पूरा कभी नहीं किया इन्होंने एग्जिट। ये याद रखना, पूरी क्वांटिटी इन्होंने कभी एग्जिट की ही नहीं किसी भी स्टॉक से। इन्होंने उतना ही एग्जिट किया जितना उसने प्रॉफिट दिया, और जब वो स्टॉक प्राइस 30% 40% नीचे आया तो इन्होंने उतना इन्वेस्ट किया कि जितना प्रॉफिट था इनके पास। इन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया सर, और आज ये ऊपर बने बैठे। तो मुझे उस समय ये बात समझ में आ गई। तो मैं एक अपना ज़िंदगी का ना सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं या सीख कह सकते हैं सर। एक स्टॉक का नाम है राज रायन। मुझे पैसा रिकवर करना था सर, मेरे को रिस्क चाहिए था जीवन में।
राज रायन मैंने 30 पैसे से स्टॉक उठाया था। यू कांट बी बिलीव इट सर, मेरे पास 60,000 रुपये का स्टॉक था वो। सोचो, इतना बड़ा पैनी स्टॉक नहीं था वो कि भाई मेरे को 60,000 रुपये लगा सकूं, लेकिन मैंने 30 पैसे के प्राइस से वो स्टॉक मैंने उठाया था सर। पता है तुम्हें उसने मुझे कितना पैसा दिया? 70-80 हज़ार रुपये दिया। और मैं बिगनर था सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस समय। मैंने पूरा स्टॉक उठा दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था पूरा स्टॉक। जब मुझे सर ना उस कंपनी को मैंने 7 महीने के बाद देखा, मैं ना रोने पे आ गया। 92 प्राइस था उसका, 92। इतना दुख हुआ जीवन में मुझे कभी नहीं हुआ, इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ कि साला मैं ना इतना दुखी हो रहा था उस दिन कि अगर मैंने इसमें 5,000 क्वांटिटी भी छोड़ी होती 30 पैसे के, तो आज मेरे पास ना स्ट्रगल करने का टाइम नहीं होता, मेरे पास काफ़ी पैसा बन जाता एक ही स्टॉक से। तो उस समय मैंने एक बात सीखी सर कि मैं किसी भी स्टॉक को उठाता हूँ और उस स्टॉक में तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक वो स्टॉक पैसा डबल नहीं कर देता, और जब पैसा डबल हो जाता है तो मैं उतना ही उसको बेचता हूँ जितना मेरा उसमें पैसा लगा था। मैं उस स्टॉक को बेचता ही नहीं हूँ, मैं उस स्टॉक को बेचता नहीं हूँ। उस समय जब मेरा पैसा लॉस हुआ था और मुझे रिकवर करने के लिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, पर ये मेरे जीवन की सच्चाई है सर। उस समय मैंने पैसा किस किस स्टॉक में रिकवर किया था? पीएमसी फाइनेंस सर, उसमें मैंने पैसा रिकवर किया था अच्छा खासा, ठीक है। गायत्री हाईवे, उसमें पैसा मैंने बहुत रिकवर किया था। यामिनी में मैंने रिकवर किया था, ठीक है सर। और तुम्हारा एक स्टॉक पीएमसी फाइनेंस, यामिनी, एनसिल में मैंने रिकवर किया था पैसा, ठीक है सर। ऐसे करके मेरे पास ना बहुत सारे स्टॉक थे, लेकिन जो हैं, और तुम्हारा देखो MRFL नाम का एक स्टॉक है, टूना टेक्सटाइल स्टॉक है एक, है ना, और जय हिंद शुगर है। तो मैंने ऐसे करके ना 10-15 स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में बनाए थे और उन्होंने मुझे पूरा पैसा दे दिया। इनफैक्ट मैं प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया उसे उन लोगों ने। लेकिन मेरा एक स्टॉक डूब गया सर, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, उसका नाम था जोमाटो सर। 150 के प्राइस से मैंने बाय किया था सर, मेरा पूरा डूब गया था 40 रुपये तक। बट मुझे अपने रिसर्च पे, ये स्टॉक मैंने ना अपने रिसर्च पे लिया था और मुझे अपनी रिसर्च पे पूरा भरोसा था सर। मैंने कहा ये स्टॉक अगर साला 30 रुपये भी आ जाता है, ये स्टॉक 10 रुपये भी आ जाता है, तब भी मैं इस स्टॉक में खड़ा रहूँगा। मुझे पता था ये स्टॉक मेरा टारगेट 500 का था, मैं खड़ा रहा सर। मैंने कहा बेचूंगा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। 1.5 लाख, मेरा 1 लाख रुपए का था सर, मेरे पास सिर्फ 650 क्वांटिटी थी 150 के प्राइस से लगभग। मेरे पास जो सर, देखिए सर, मेरे साथ में ना, तब मैं बिगनर था, तब भी मेरा चलता था। तो मेरे पास ना कुछ लोग थे जिनको मैंने भी रिकमेंड किया था ये जोमाटो। उसमें से एक बंदे ने ना उसमें से अच्छा पैसा कमाया अभी, क्योंकि उसको मैंने नीचे वो 80 रुपये के प्राइस से मैंने उसको बाय करा दिया था। मैंने, तू कर ले भाई, मैंने कहा ये नहीं डूबेगा, मैं श्योर हूँ। उसका प्राइस गिर के ना 50 रुपये 40 रुपये आया। उसने मेरे को मैसेज किया, मैंने कहा नहीं गिरेगा, मैं नहीं गिरूँगा, अगर तेरा पैसा लॉस हुआ तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा बस। और वो बंदा ऑफलाइन वाला था, मेरे घर के आजू बाजू रहता है। लेकिन जब वो बंदा मेरे पास आया 80-90 हज़ार का प्रॉफिट लेकर, तो उस बंदे ने मुझे को थैंक यू बोला कि रियली में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, ऐसा उसने मुझे बोला। मैंने कहा भाई ये मेरा कोई जवाब नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं बस अपना काम करता हूँ। मुझे जो लगता है कि हाँ ये होगा, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर रहा हूँ वो सही है। बेशक वो पूरा ख़त्म हो जाए सर, वो पूरा गलत हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर लहरों के आने से ना नाव हिल सकती है, डूब नहीं सकती है। डूबने के लिए उसमें कोई अपना चाहिए जो उसमें छेद करे। इट मीन्स स्टॉक को इनसाइड ट्रेडिंग चाहिए मेरी रिसर्च ख़राब करने के लिए, या उसकी ना जो मैंने जो सोच के लिया था वो चीज़ ख़राब होनी चाहिए। कि इसका बिजनेस क्या है, ये मैं जानता था। जोमाटो इसका लीडिंग है, कोई और नहीं है। उसके अगेंस्ट में खड़ा था देवयानी, लेकिन देवयानी का स्टॉक प्राइस भी सेम था 150। लेकिन मैं देवयानी को हमेशा ट्राई कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मुझे लगभग, हाँ 1 साल तो नहीं, 7-8 महीने तो हो गए होंगे। मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ कि उसका प्राइस 140 आएगा और मैं बाय करूँगा। 2 लाख रुपए का बाय करूँगा सर देवयानी को मैं। और आप भी करना मेरे साथ, टेंशन मत लो।
अभी उसका प्राइस 210, 180, 190 चल रहा है, लेकिन वो 140 आएगा 7 महीने से। एक इंग्लिश में कहावत है सर, सिट लाइक अ बियर, आइस लाइक अ ईगल और ट्रेड लाइक अ बुल। तो सिट लाइक अ बियर, एकदम भालू की तरह बैठे रहिए छिपके। आइस लाइक अ ईगल, गिद्ध की तरह नज़र रखिए अपने स्टॉक पे, गिद्ध की तरह। जब तक वो मेरे प्राइस में नहीं आएगा मैं झपट्टा नहीं मारूंगा। और ट्रेड लाइक अ बुल, और ट्रेड हमेशा बुल के लिए करिए, पुट में नहीं जाइए, बुल के लिए, हमेशा बुल में। समझ रहे हो? क्योंकि जब बियर पंजा मारता है ना तो एकदम से मारता है खटाक ज़मीन पे, ख़त्म। और जबकि बुल सींग से उठाता है ना तो एकदम रॉकेट। तो बियर ना शिकार ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन बुल हमेशा शिकार नहीं करेगा लेकिन ऊंचाई तक पहुंचाता है। और ईगल, ईगल सही समय पे वेट करता है, सही स्ट्रेटजी के साथ वेट करता है कि हाँ ये शिकार अगर आएगा तो मैं झपट्टा मारूंगा। तो बैठे रहिए जब तक नहीं मिलता ट्रेड। और मैं आपको अपना सीक्रेट बता दिया हूँ। तो मैंने सर उस समय पूरा पैसा रिकवर भी किया था, और मैं रिकवर करने के साथ साथ मैं प्रॉफिट में भी आया, प्रॉफिट में भी आया। और अभी देखो, आप तो मेरे साथ 1 साल से जुड़े हुए हो सबके सब, आपको तो पता ही है। मैंने अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स को ना आपके सामने ही डबल किया है। कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, किसी में 6 महीने भी लगे, लेकिन हाँ डबल हुए सारे स्टॉक। और अभी भी वो स्टॉक उस प्राइस पे नहीं आए जहाँ से तुम्हें बाय किए थे। तो काफ़ी अच्छा। देखिए अब तुम लोग को ना लग रहा होगा कि ट्राइडेंट भगा। अभी ट्राइडेंट का रिसेंट किस्सा बता रहा हूँ। मेरा एक सर हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं है, हाँ, लेकिन वो मेरे साथ काम करते हैं। वो इक्विटी में ही काम करते हैं। उनको ऑप्शन पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है पर्सनली। तो उनके पास लगा, तो मैं उनको स्टॉक प्राइस जिसका ट्राइडेंट है उसका स्टॉक प्राइस पता है कितना चल रहा था? लगभग ऐसे चल रहा था 33-34। ठीक है। तो मैं उनसे बोला, एकदम मैसेज किया कि सर 2 लाख रुपए का उठा लीजिए। उनकी आंखें खुली रह गई कि पेनी स्टॉक 2 लाख का। तो वो मुझसे बोलते हैं पर्सनली, मैं देखो स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी कभी उनसे कॉल पे बात नहीं हुई है आज तक। शायद उनको लगभग 6-7 महीने बाद हो गए मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी उनकी ना शक्ल देखी है और ना ही मेरी कभी उनसे बात होती है। तो उनने बोला कि सर इसमें क्या होने वाला है ऐसा कि आपने 2 लाख का उठवा दिया ट्राइडेंट। मैंने कहा सर क्या करना, मज़े मारो ना। मैंने नहीं बताया उनको कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पता था। मुझे उसका चार्ट, उसकी एनालिसिस जब मैंने की तो मुझे पता था कि ये स्टॉक 8500 से प्लस जाने वाला है। मैंने उनको उठवाया और 3 दिन 4 दिन वो खड़ा रहा स्टॉक। और फिर मैंने उन्होंने मैसेज किया, अरे सर ये तो कुछ ना हो रहा, आप तो कह रहे थे। मैंने कहा सर मैंने कब कहा कि ये भागेगा मैंने कब कहा भागेगा? मैंने कहा ही नहीं कि भाई ये भागेगा। मैंने तो सर क्वांटिटी उठवाई है, आपको कुछ रख लो आप अपने पास। तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखे रहे। तीसरे दिन जाके उसमें सर्किट लग गया सर, चौथे दिन फिर सर्किट, 5वें दिन फिर 4 दिन के अंदर 70,000 का प्रॉफिट आया। अब भाई वो मेरे को कैसा मैसेज कर रहे पता है? अरे सर यार तुम्हें ना पता रहता है, तुम बताते नहीं हो कुछ भी मैंने कहा सर मेरे को कुछ भी नहीं पता रहता, मैं भगवान नहीं हूँ। बस मेरे को ना थोड़ा आइडिया था, मैंने उसकी बैलेंस शीट पढ़ ली थी कि कंपनी ना अपने ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसलिए तो स्टॉक बढ़ा। 70,000 का प्रॉफिट आया उनको 3 दिन में। बट आप जानते हो सर मेरी स्ट्रेटेजी, एक सही प्राइस पे एंट्री और सही प्राइस पे एग्जिट करना ही मेरी पॉलिसी है। तो मैंने क्या किया, जब स्टॉक का प्राइस लगभग 57-58 पहुँच गया, 53 पहुँचा था, ऐसा कुछ पहुँच गया था, तो मैंने उनको 25,000 रुपये बुक करा दिए। मैंने कहा एक काम करो, इसमें 2 लाख लगाए, 1.5 लाख निकाल लो। तो उसमें से उन्होंने 1.5 लाख निकाल दिया। अभी उनके पास थी 5,500 क्वांटिटी। तो मैंने उनसे बोला कि इसमें से निकाल लो 3,000 क्वांटिटी। तो उन्होंने निकाल ली, तो 25,000 का प्रॉफिट हम लोग को हुआ। और मैंने कहा बाकी पड़ा रहने दो, मैंने कहा इसको मैं 100 के प्लस ही एग्जिट करूँगा। तो स्टॉक प्राइस अभी नीचे आ गया, लेकिन क्यों रीजन है उसका पता है क्या है? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट नीचे आ रहा है तो वो भी आएगा ना। अब मैंने उसमें से क्यों निकाली, जबकि मैं तो स्ट्रांग था ना कि मैं 100 प्लस निकालूंगा, पर मैंने उसमें से निकाल ली। क्योंकि मार्केट में ना कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं ना कि सर मैं पैसा डाल के 10 साल के लिए भूल जाता हूँ। नहीं भूलना है भाई, स्टॉक की तबीयत चेक करनी पड़ती है। कहीं इसको बुखार तो नहीं है, कहीं इसको सर्दी तो नहीं हो गई, कहीं दस्त तो नहीं लग गए, सर देखना पड़ता है सब कुछ सर, क्योंकि वो दोबारा वहीं आ जाएगा। फिर ले लेना, प्रॉफिट क्यों छोड़ रहे हो भाई? सुबिक्स मैंने सही प्राइस पे एंट्री कराया 31 रुपये पे, है ना।
और अच्छा खासा भगा 55-57, सबने प्रॉफिट बुक किया। मैंने उनको भी करवाया, मेरे 2 क्लाइंट हैं उन दोनों को करवाया मैंने कहा ठीक है तुम करो, है ना, प्रॉफिट बुक कराया। अब दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा बाय करेंगे, फिर नीचे आएगा फिर बाय करेंगे, है ना। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं। तो यही तो राजरायन में मुझे बहुत दुख हुआ सर, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक है तो मैं 100 स्टॉक छोड़ दूँगा, 200 छोड़ दूँगा, 500 छोड़ दूँगा। अगर कोई कम प्राइस वाला स्टॉक है तो मतलब ऑलमोस्ट मैं 2000, 3000 का, 4000 का, 5000 क्वांटिटी छोड़ के चलता हूँ स्टॉक में। हाँ, तो उससे क्या होगा कि वो कंपनी अगर कहीं जाके रुकती है, एक स्टॉक का नाम बताता हूँ, लेलॉन वर्क इंजीनियर, लेलॉन इंजीनियरिंग वर्क, ये कंपनी है। मैं इस स्टॉक को ना 1.5 रुपये से चेंज कर रहा हूँ। आज इसकी वैल्यू है सारी 54, 45 है, 45 60 तक गया था ये, अभी डाउन होके आ गया, यहाँ पर रुक गया है। अब ये स्टॉक ना क्या गया, मैं इसमें मेरे 300% का रिटर्न, मैंने इस स्टॉक में अच्छी क्वांटिटी ले रखी थी तो 300% का रिटर्न आ रहा है मेरा। अब ये स्टॉक क्या करेगा, ये स्टॉक अब यहाँ पर रुक गया है, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा, तो ये थोड़ा 40 पे या 35 पे मैं दोबारा बाय करूँगा, और इसको अगली बार जो एग्जिट करूँगा मैं उसको ना करूँगा 80 में, वहाँ से मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। लेकिन कभी मैं पूरी नहीं करूँगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है मैंने 55, 60, 57 के प्राइस में मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसमें से मैंने लगभग मैंने ऐसा निकाल लिया है 25,000 के समथिंग मैंने निकाल लिया था। अब मेरे पास पता है वो जीरो पड़ा है, 8,000 का है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8,000 है बस, और प्रॉफिट वैल्यू सुनोगे 25,000, अभी भी 300% का रिटर्न है उसमें अभी भी। और जाके चार्ट चेक कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है, तो जाके चार्ट चेक कर लेना आप। तो यही हो है। तो आप ना को मैं यही समझा रहा हूँ कि सर आप ना एक सही स्ट्रेटजी के साथ काम करिए, और प्लीज़ ना यार ऑप्शन से दूर रहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन से दूर रहिए। नहीं बनेगा पैसा, पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा, लिख के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बंद नहीं बन सकता है। तुम्हें कितना बड़ा ट्रेडर के पास चले जाओ, सच्चाई है मार्केट की, नहीं बनेगा तुमसे नहीं बनेगा सर। तो ये चीज़ ना थोड़ा अपने आप की स्ट्रेटजी में सुधार करिए। लोगों को एक तो मार्केट में ना मोटिवेट करने वाला और सही रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं, सब साले चूतिया बनाने में लगे हुए हैं लोगों को कि मेरे लिंक से ये कर लो, यहाँ ट्रेडिंग करो, और मेरे साथ काम करो, मेरे का प्रीमियम ले लो, ये फलान ढमकान, यही करते रहते हैं। तो सर सच्चाई को समझिए। पैसा अगर आपका 4 लाख गया है तो 1 लाख रुपए लेके आइए, मेहनत करके रिक्शा चलाकर उसको इन्वेस्ट करिए, हम बताएंगे किस में डालना है, हमसे पूछिए, मैसेज करिए पर्सनली, रात को 2 बजे भी मैसेज करोगे मैं तुम्हें ना बताऊँगा, 3 बजे भी कॉल करोगे मैं तुम्हें तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, भाई सोऊंगा अभी तो मारोगे क्या, ठीक है। तो मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप मैसेज करिए कि सर मेरे को बात करनी है, तो मैं आपको टाइम भी दूंगा कि हाँ कॉलिंग पे इस समय बात हो सकती है आपसे, क्योंकि सर देखिए मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। शुरुआत में सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड को लाना पड़ता है, अब जो बीवी हो गई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में बैठना पड़ता है, 3 बजे तक मार्केट चलता है, 3:30 बजे तक, चलो मार्केट ख़त्म हुआ उसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर देते हैं, फिर मैडम जी के साथ थोड़ा घूमने जाते हैं, कुछ चांट बल्ले मार के आते हैं, फिर आके ना MCX में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ किया अपना, MCX में बैठ गए, 12 बजे तक उल्लू की तरह ऐसे आँखें फाड़ के जागते रहते हैं पूरी रात, समझे। तो फिर थक जाते हैं ना सर थोड़ा, फिर आप जाके रात को ना 1 बजे जाके कहीं टाइम, क्योंकि 12 बजे तो बंद ही होता है MCX, तो फिर 1 बजे जाके कहीं सोएंगे, फिर जाके सुबह फिर 6 बजे आँख फिर खुल जाती है, फिर बैठो मार्केट में, यही रूटीन चलता रहता है। तो ऐसा रहता है हमारे साथ भी सर। और बाकी तो चलो अब ठीक है सर, अब क्या ही लंबा करें हैं। चलिए सर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा और हमें याद करते रहिएगा। एक नेक्सॉन सर्जिकल एंड मेडिकेयर, ठीक है सर, याद रखना।